हेलो एवरीवन, आई एम आशीष अग्रवाल। स्वागत है आपका एक्स्ट्रा कोचिंग की क्लास 3 में। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें हम पहली दो क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, उत्तराखंड की भौतिक संरचना, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत जिले वाइज अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपको देखना है तो आप पहली दो वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको अच्छे से जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और अच्छे से आप वहां समझ सकते हो। आज हमारी है तीसरी क्लासेस। तो तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं और साथ में उत्तराखंड के का क्लाइमेट, उत्तराखंड की जलवायु। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास 3। लास्ट टाइम पे हमने पढ़े थे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत, नंदा देवी, नंदा खाट, नंदा कोट, पंचाचूली, हाथी पर्वत, सभी पर्वत उत्तराखंड के कवर किए थे। सभी पर्वतों के बारे में पढ़ा था कि उन पर्वतों पर सफल आरोहण किस व्यक्ति ने किया प्रथम, और उन पर्वतों के बारे में विशिष्ट फैक्ट क्या है, वो सब देखा था। आज हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे, प्रमुख दर्रे। दर्रे यानी कि पासेस होते क्या थे ये दर्रे? किसी भी पर्वत श्रेणी के बीच में जो आर पार जाने वाले रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे, द्वार या गिरिद्वार कहा जाता है। प्राचीन काल में चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य कारणवश एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाने के लिए पतले संकरे मार्ग बने होते थे, उनको वर्तमान में जो है दर्रे, पासेस या गिरिद्वार कहा जाता है। इन दर्रों के माध्यम से भोटिया लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ और उसके बाद व्यापार बंद हो गया। होता क्या था, भोटिया जो लोग थे उनका व्यापार जो है चीन तिब्बत के साथ था, जो कि वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। यहाँ से वो लोग जो है कुछ अनाज उनको देते थे, वहां से कुछ अन्य वस्तुएं उसके बदले में ली जाती थी। यानी कि जो व्यापार था वो धन के आधार पर नहीं था, बल्कि वो जो है वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। तब जो व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग होते थे उनको पासेस या दर्रे कहा जाता था, जिनके बारे में स्थानीय लोगों को अच्छे से जानकारी होती थी, कौन सा पास, कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। कुछ दर्रे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दर्रों से रिलेटेड टॉपिक जो है वो पूछा ही जाता है किसी एग्जाम में। यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी काफी इंपॉर्टेंट लेता है इस टॉपिक को। तो जानते हैं कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। अब चाहे वो आंतरिक दर्रे हो, चाहे वो अंतर्राज्यीय दर्रे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हो। सबसे पहले अगर पिथौरागढ़ के दर्रों की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ में जो दर्रे हैं, पिथौरागढ़ किसको किससे जोड़ते हैं उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। केवल पिथौरागढ़ में जो आंतरिक दर्रे हैं उनमें है जैतीधुरा, सिनला, या इसको खिनला भी लिखते हैं या सिनला भी लिखते हैं, नामा, क्योगाड़ और घाटमिला। ये 5 दर्रे पिथौरागढ़ के आंतरिक दर्रे हैं। यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ में कौन सा दर्रा है, नामा दर्रा है, क्योगाड़ दर्रा, घाटमिला दर्रा, सिनला दर्रा या जैतूधुरा दर्रा। वहीं अगर चमोली में कुछ आंतरिक दर्रे की बात करें, चिरबटिया, महरीला, मोगधुरा, कुंवारी पास। ट्रैकिंग की जाती है यहाँ पे, चाहे वो कुंवारी पास हो, चाहे वो महरीला हो, चिरबटिया हो, जैतूधुरा हो, नामा हो। पिथौरागढ़ के आंतरिक दर्रों की अगर मैं बात करता हूँ, पिथौरागढ़ के आंतरिक दर्रे 5, चमोली के आंतरिक दर्रे वो है 4, कुंवारी पास, मोगधुरा, महरेला, चरबटिया। वहीं उत्तरकाशी जनपद के जो आंतरिक दर्रे हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बुरासू दर्रा, ओडल्सकॉल दर्रा, बालीपास दर्रा। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, ओडल्सकॉल दर्रा किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी में है। बालीपास कहाँ है, उत्तरकाशी में है। बुरासू दर्रा उत्तरकाशी में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दर्रा मतलब जो उत्तराखंड के किसी जनपद को किसी और देश से जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा, नवीधुरा, लेवीधुरा, मानस्या, लंपिया, ऊटा जयंती। तो पिथौरागढ़ ये आपको याद ही करने पड़ेंगे जनरली। पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे लिपुलेख, गुंजी, हम उसको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा अभी। लेकिन पिथौरागढ़ और जो तिब्बत को जोड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो दर्रे हैं वो लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, लेवीधुरा, मानस्या, लंपिया, ऊटा जयंती। वहीं तिब्बत और चमोली के बीच जो दर्रे हैं, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, कोई दर्रा, भिंडार दर्रा फूलों की घाटी में है। शलशला दर्रा या शलशल दर्रा भी इसको कहीं कहीं पे लिखा गया है। घाटरलिया दर्रा, तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा, चोर होती दर्रा। इनमें से बालचा दर्रा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो है किंगरी बिंगरी काफी बार पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो है चोर होती दर्रा,
निम्न में से कौन सा एक दर्रा चमोली में स्थित नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लमलंग दर्रा, तो ये चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। वहीं अगर उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच की बात करें तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंग दर्रा, साक चोकला। एक चीज ध्यान रखने वाली है, लास्ट में सभी दर्रों के ला आता है। उत्तरकाशी, हालांकि ये कंपलसरी नहीं, ये बालचा दर्रा भी है जो चमोली में है, लेकिन अगर देखा जाए उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं, थांग ला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा, नेलंग दर्रा और साक चोक ला दर्रा, तो ये जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। कुछ अंतरराज्य दर्रे की बात करें, अंतरराज्य दर्रे या आंतरिक दर्रे जिन्हें कहा जाता है, जो कि राज्य के अंदर ही है, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ते हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच बाराहोती दर्रा, मार्च योग दर्रा, टोपी धुंगा और लातूधुरा। कुछ और भी दर्रे हैं, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को ट्रेल पास दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली सुंदर डूंगा दर्रा, इसको मैप के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी पास, चंपावत पिथौरागढ़ के बीच लासपा दर्रा, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बीच श्रृंगकंठ। ये जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाला दर्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच ये दर्रा है, तो इसलिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ता है सिल्ला दर्रा। उत्तरकाशी और टिहरी को जोड़ता है ओडल्स कॉल। तो ओडल्स कॉल, बुरासू, बालीपास, ये उत्तरकाशी में दर्रे हैं। थोड़ा सा इसको मैप से समझते हैं। हमने बात की थी ट्रेल पास दर्रा, बागेश्वर और चमोली के बीच जो दर्रा है वो यहाँ पर बागेश्वर और चमोली के बीच है, बागेश्वर और पिथौरागढ़, सॉरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रा है वो है ट्रेल पास दर्रा। यहाँ पे आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास दर्रा है। बागेश्वर और चमोली के बीच, बागेश्वर और चमोली के बीच है सुंदर डूंगा दर्रा। इसके अलावा उत्तरकाशी और चमोली के बीच यहाँ पे जो दर्रा है वो दर्रा है कालिंदी पास दर्रा। चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच यहाँ पे जो दर्रा है वो है लासपा दर्रा। यहां हो गया आपका ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास। यहां अगर हम बात करूं उत्तरकाशी चमोली का, तो कालंदी खाल, यहां पर सुंदर डूंगा बागेश्वर और चमोली के बीच, लासपा दर्रा, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच। वहीं उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच, यहां से उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच जो दर्रा है वो है श्रृंगकंठ दर्रा। और उत्तरकाशी और टिहरी के बीच जो दर्रा है वो दर्रा है ओडल्स कॉल। उस प्रकार से ये कुछ अन्य दर्रे हैं जो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेल पास, सुंदर डूंगा, कालिंदी खाल, लासपा, ओडल्स कॉल और श्रृंगकंठ दर्रे। के अलावा मैंने आपको बताया था पिथौरागढ़ से तिब्बत, तिब्बत जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। तो पिथौरागढ़ से तिब्बत को जो जोड़ते हैं उनमें है जो है आपका लिपुलेख दर्रा, इसके अलावा गुंजी दर्रा, दारमा, नवीधुरा, लेवीधुरा, मानस्या, लंपिया, ऊटा जयंती। तो यहां से जो पासेस हैं वो जो है पिथौरागढ़ और चाइना को कनेक्ट करते हैं, वो कुछ ये हैं। वही चमोली और तिब्बत के बीच की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे दर्रे हैं। नीति हो गया, माना हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, तंजुन हो गया, कोई हो गया, भुंडार घाट हो गया, घाटरलिया हो गया, चोर होती हो गया, बालचा हो गया। इस तरीके से चमोली और तिब्बत के बीच ये पासेस जो है वो कनेक्ट करते हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो पासेस हैं वो है आपका बाली पास हो गया, उसके अलावा ओडल्स, बाली पास के अलावा जो है आपका बाली पास केवल उत्तरकाशी के आंतरिक है, तो बाली पास यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया, मैंने आपको बताया था ला वाले दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंग दर्रा, साक चोकला दर्रा। तो ये दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। इसके अलावा चमोली और पिथौरागढ़ की बात मैंने की थी, तो यहाँ पर ये दर्रे आएंगे बाराहोती, चोर होती, यहाँ पे एक चोर होती दर्रा भी है,
हालांकि वो आंतरिक दर्रा है चमोली का, लेकिन वो कुछ हद तक जो है वो पिथौरागढ़ से कनेक्ट भी होता है। बाराहोती, मार्चियोक, टोपी धुंगा, लातूधुरा, ये कुछ दर्रे हैं जो इस बॉर्डर पर हैं, चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर। दर्रों को आप इजिली याद कर सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी याद करने की। दर्रों के बाद हमारा जो तीसरा उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा जलवायु। जलवायु यानी कि क्लाइमेट। उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की है, जलवायु को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, उत्तराखंड में ऋतुएं क्या क्या हैं, उस ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी फसलें होती हैं, उन ऋतुओं को स्थानीय भाषा में किन नामों से जाना जाता है, वो सब चीज का अध्ययन हम जो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु में करते हैं। जलवायु को निर्धारित कौन कौन से कारक करते हैं, देशांतर या अक्षांशीय स्थिति, ये हम जो है उत्तराखंड या विश्व के भूगोल में भी हम ये चीजें देखते हैं। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब, पवनों का धरातल पर वितरण, ये सब जो है कारक है जलवायु को निर्धारित करने वाले। इनसे इनमें फर्क पड़ने के कारण जलवायु में भी फर्क पड़ सकता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही की बात करते हैं, वो है ऋतु। ऋतु, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में प्रायः 3 प्रकार की ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है कि स्थानीय भाषा में रूढ़ी या खरसाऊ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को। मध्य मार्च से जून, मार्च के बीच से जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव जनरली जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक गर्मी हमको जो है मई से जून में यहाँ पर देखने को मिलती है। उस समय राज्य में उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है, यानी कि गर्मी पाई जाती है, गर्मी की दशाएं पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। सबसे गर्म महीने की बात करें तो जून है। आप जानते हो जून में जो है स्कूल भी बंद रहते हैं, तो जून जो है सर्वाधिक गर्म महीना माना जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ताप बढ़ने व दाब घटने के कारण इस दौरान निचले भागों में तड़क गर्जन के साथ छिटपुट बारिश होती है। ताप और दाब का एक संबंध होता है, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। इस कारण से जो है जो निचले वाले क्षेत्र हैं, आप जानते हो जून जुलाई के आसपास ही काफी बारिश होती है, तो बादल फटना वगैरह जो घटनाएं होती है वो इसी दौरान देखने को मिलती है। तो इस दौरान जो है तड़क गर्जन के साथ जो है काफी बारिश होती है। निचले क्षेत्रों में छिटपुट बारिश होती है, ऊपरी क्षेत्रों में जो है काफी तेज बारिश होती है और काफी घटनाएं भूस्खलन वगैरह देखने को मिलता है, बाढ़ वगैरह, काफी प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है इस समय पे। वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में बसगाल या चौमासा बोलते हैं। मध्य जून से अक्टूबर के बीच वर्षा ऋतु का प्रभाव राज्य में देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून की बात करें तो गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। हालांकि ये रेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन औसतन 15 जून के आसपास राज्य में मानसून प्रवेश करता है और 15 जून के बाद जो है यहाँ पे वर्षा ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है। वार्षिक औसतन वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, वार्षिक औसतन यानी कि एक एवरेज जो यहाँ पे रेन होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में शूंद, शीतकला या इसको कभी कभी यूंद भी कहा जाता है। गढ़वाली भाषा में इसको यूंद बोलते हैं, तो यूंद, शूंद या फिर शीतकला के नाम से शीत ऋतु को जानते हैं। मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च के बीच शीत ऋतु का प्रभाव दिखता है राज्य में। न्यूनतम तापमान यानी कि जो सबसे ज्यादा ठंडा महीना है राज्य का वो जनवरी है। इस ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों जो कि उत्तर दिशा से आता है से राज्य में जल के साथ ओले भी पड़ते हैं, ओले की वर्षा भी होती है। तो उत्तर दिशा से यानी कि हिमालयी क्षेत्रों से जो कह सकते हैं कि चक्रवात आते हैं उससे यहाँ पर ओले गिरते हैं मध्य अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। और सबसे कम तापमान या सबसे ज्यादा ठंडा महीना जो राज्य का है वो है माह जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है, वर्षा का वर्गीकरण राज्य में किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहली जो वीडियो हमारी है हमने उनमें आपको बताया है वृहत हिमालयी, मध्य हिमालयी, दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, इन सभी के बारे में हमने वहां पे चर्चा की थी। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। जैसे ही हम दक्षिण से ऊपर को बढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है।
वर्षा की मात्रा में जो है वो कमी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो होती है शिवालिक में, लगभग 200 सेंटीमीटर। फिर ऊपर आते हैं दून में, 120 से 200 सेंटीमीटर थोड़ी सी कम हो जाती है वर्षा। फिर मध्य हिमालय में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा कम हो जाती है। और सबसे कम वर्षा यानी कि न्यूनतम जो वर्षा होती है वो होती है वृहत हिमालय में, उच्च हिमालय में, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है। तो सबसे न्यूनतम वर्षा और सबसे अधिकतम वर्षा शिवालिक में। तो वर्षा का वर्गीकरण सबसे कम से अधिकतम की अगर हम बात करें तो जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है। तो सबसे कम होती है बृहत हिमालय में, फिर मध्य हिमालय में थोड़ी ज्यादा, दून क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा, और शिवालिक में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन कौन से स्थान है जहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है? राजपुर, देहरादून के राजपुर में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 318.5 सेंटीमीटर। दूसरा, नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मसूरी में 242.5 सेंटीमीटर। वहीं देहरादून में 230 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ये शिवालिक क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ऊंचाई के आधार पर अगर हम जलवायु का विभाजन करते हैं तो एससी खरकवाल ने ऊंचाई व ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ये क्वेश्चन हमने हाल ही में क्विज करवाया था, वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिला था। एससी खरकवाल ने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भी किया है। भौगोलिक विभाजन के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। वहीं इन्होंने जलवायु का विभाजन भी किया है, और जलवायु विभाजन के आधार पर उत्तराखंड को 6 भागों में डिवाइड किया है। वो 6 भाग है: उपोष्ण जलवायु, 900 मीटर तक जो जलवायु पाई जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर आने में, वो भाबर, तराई और दून क्षेत्र में वो जो जलवायु पाई जाती है उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि तराई क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। वहीं 900 मीटर से जब हम 1800 मीटर तक पहुंचते हैं तब जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है गर्म शीतोष्ण। ये गर्म जलवायु हो गई, ये गर्म शीतोष्ण हो गई 900 से 1800 मीटर तक। यानी कि जब हम थोड़ा सा ऊपर को आते हैं शिवालिक में जब पहुंचते हैं तो वहां पर हमको जो है गर्म शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर पर जब हम आते हैं तो हमको वहां पर जो है शीत शीतोष्ण यानी कि हल्की सी ठंडक जो है वो जलवायु में देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम जो है मध्य हिमालयी क्षेत्र में आते हैं हमको जो है शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में हमको जो जलवायु देखने को मिलती है वो अल्पाइन जलवायु देखने को मिलती है। हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर यानी कि विरत हिमालय में हमको जो जलवायु देखने को मिलती है वो जलवायु आपकी जो होती है वो होती है हिमानी प्रकार की जलवायु, क्योंकि वो 4200 मीटर से ऊपर की जलवायु है। वहीं शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3500 में ट्रांस हिमालय, विरत हिमालय से ऊपर या विरत हिमालय के पार ट्रांस हिमालय है, वहां पर 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमको शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि रानीखेत रानीखेत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हम देखेंगे रानीखेत कहाँ है, मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय में या तो वो शीतोष्ण जलवायु होगी या अल्पाइन जलवायु होगी। अब ऑप्शन के आधार पर हम कह सकते हैं, हालांकि जो रानीखेत है वहां पर जो है आपकी जो है वो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा प्राकृतिक आपदाएं। चैप्टर नंबर 1 का जो अंतिम टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड एक सेंसिटिव स्टेट है, एक अति संवेदनशील स्टेट है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से। अब वर्तमान में तो जो प्राकृतिक आपदाओं का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आपको पता होगा वर्षा शुरू होते ही बादल फटना, बाढ़ आना, इस प्रकार की घटनाएं काफी जो है देखने को मिलती है उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़, हिमपात, वनाग्नि आदि इन आपदाओं का उत्तराखंड को जो है वो सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि की बात करें तो बादल फटना हर वर्ष आपको सुनाई देता होगा कि जो है इस गांव में बादल फटा, चाहे वो बूढ़ा केदार हो वर्तमान में वहां पर जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो 2013 में केदारनाथ आपदा हो वहां पर बादल फटने की घटना हुई थी। उसके अलावा और भी काफी सारी जगहों पर वर्षा के मौसम में अतिवृष्टि होती है। हिमखंडों का गिरना यानी कि ग्लेशियरों का टूटना,
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काफी घटनाएं देखने को मिलती है। वनाग्नि, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। उत्तराखंड में हर वर्ष वनों में आग लगती है, जिससे कि 71% भाग जो है वो जल जाता है वनों का। बाढ़, क्योंकि एक नदी प्रधान स्टेट है, इसलिए यहाँ पे बाढ़ का भी काफी खतरा रहता है, और बाढ़ की वजह से भूस्खलन का भी यहाँ पे जो है खतरा रहता है। भूकंप की बात करें तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को जो है 5 भूकंपीय जोनों में डिवाइड किया गया है। जोन फर्स्ट से जोन 5 तक पूरे भारत को 5 भूकंपीय जोनों में उनकी जो है भूकंपीय, अगर हम भूकंप की जो है स्पीड की बात करें या भूकंप के तौर पर संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें, तो उस आधार पर भारत को कुल 5 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से जोन 4 और जोन 5 जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जोन 4 में आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, यूएस नगर। जबकि जोन 5 में जो आते हैं वो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। सबसे कम भूकंप जोन 1 में, सबसे ज्यादा भूकंप जोन 5 में। तो जोन 5 में उत्तराखंड के क्रमशः ये जिले आते हैं। वहीं उत्तराखंड में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि अत्यंत संवेदनशील हैं। वो है धारचूला पिथौरागढ़ का, मुनस्यारी, कपकोट ये बागेश्वर में है। वहीं भराड़ी ये बागेश्वर में है। चमोली, उत्तरकाशी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो अत्यंत संवेदनशील हैं, भूकंप के जोन 5 में आते हैं और भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील ये माने जाते हैं। एक आपने एक रेखा सुना होगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, द ग्रेट टियर फॉल्ट। ये जो रेखा है, ये कहा जाता है इस लाइन, इस भूकंपीय जोन की वजह से काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं टिहरी डैम पर भी। कैसे? ये रेखा जो है वो चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबकोटी से गुजरती हुई कुमाऊं के कई स्थानों से जाती है और उसके बाद नेपाल की ओर चली जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इसका जो है इस पर शोध किया, तो पाया गया कि टिहरी बांध के नीचे से जो है ये रेखा गुजरती है, ये फॉल्ट गुजरता है। इस रेखा या इस जो है फॉल्ट में जो भी स्थान पड़ते हैं, वहां पर 9.0 का भूकंप जो है वो कभी भी आ सकता है। ऐसा मानते हैं, 9 स्केल का भूकंप जो है वो इस क्षेत्र में कभी भी आ सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोगों ने यही तर्क दिया था जब टिहरी बांध का विरोध चल रहा था, कि 9 पॉइंट का भूकंप जो है, ये जो फॉल्ट है इसमें कभी भी आ सकता है, जिससे कि टिहरी बांध को खतरा हो सकता है। ये जो है उन्होंने विरोध के पीछे उनका ये तर्क था। भूकंप प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो अगर 5 से कम तीव्रता जिस क्षेत्र में आती है उसे न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। न्यून प्रभाव क्षेत्र 5.01 से 6, 6.01 से 7 में आता है मध्यम प्रभाव क्षेत्र। अधिक प्रभाव क्षेत्र 7.01 से 9। वही अधिकतम प्रभाव की बात करें, 9 से अधिक जब आता है तो अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जो कि जो ये फॉल्ट है, द ग्रेट टियर फॉल्ट, वहां पर 9 से अधिक तीव्रता के भूकंप आने की काफी ज्यादा संभावना है। उत्तराखंड की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत के कुल भूकंपों का 68% भूकंप आते हैं और विश्व के भूकंपों के 10% भूकंप उत्तराखंड में आते हैं, इसलिए काफी सेंसिटिव है भूकंप की दृष्टि से। कई सारे भूकंप आए भी हैं इससे पूर्व, देखते हैं सभी भूकंपों को। एक भूकंप आया था उत्तरकाशी में 22 मई 1803 को, 6 तीव्रता का। उत्तराखंड के इतिहास का सबसे जो बड़ा भूकंप है, सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप है, वो बद्रीनाथ में आया था 1 सितंबर 1803 को। ये था 9 तीव्रता का। आप जानते हो उस दौरान गढ़वाल पर जो है वो किस राजा का शासन था? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह, हम इतिहास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रद्युमन शाह की जो राज्य था उस समय लगभग संपूर्ण राज्य जो है विनाश हो गया था, केवल 25% जनसंख्या यहाँ की बची हुई थी। इसी दौरान गोरखाओं ने आक्रमण किया और 1804 में जो है गोरखाओं ने इसको हरा दिया, क्योंकि इसकी पूरी तरीके से इसकी सेना समाप्त हो गई थी लगभग। तब जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में ये हार गया था, 1804 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें इसका राजमहल वगैरह सब कुछ जो है वो टूट गया था। उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में 1809 में 8 तीव्रता का भूकंप, गंगोत्री में 1816 में 7 तीव्रता का भूकंप, पिथौरागढ़ में 7.5 का, ये देहरादून वाला इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1937 को 8 तीव्रता का भूकंप जो है यहाँ पर आया था। चमोली में 6.8 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला था। भूकंप को मापने के लिए सिस्मिक स्टेशन भी बनाए गए हैं, यानी कि भूकंप मापी स्टेशन भी स्थापित किए गए 3 जगहों पर हैं। पहला देहरादून में है, दूसरा टिहरी में है, तीसरा गरुड़ गंगा में है, जो कि चमोली में पड़ता है। थोड़ा जानते हैं कुछ आपदाओं के बारे में।
केदारनाथ में आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में। उत्तराखंड के इतिहास की एक विनाशकारी आपदा इसको कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा विनाश इस आपदा के कारण हुआ था। कह सकते हैं एक तरीके से उत्तराखंड में हर 50 साल में जो है 50 साल में एक बड़ी आपदा आती है, और उन 50 सालों में सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ आपदा थी, 16-17 जून 2013 में आई थी। इस आपदा के कारण 24 विद्युत परियोजनाएं को भारी नुकसान हुआ था। 5 छोटी परियोजना तो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इस आपदा में जब 16-17 जून को आपदा आई थी, 17 जून से लेकर 2 जुलाई तक एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम है लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन सूर्य होप। वहीं इस ऑपरेशन में लगे सेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17 25 जून को जो है क्रैश हो जाता है गौरीकुंड के पास। इसमें 20 जवान जो है हमारे शहीद हो जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ की क्षति पहुंची थी। उत्तराखंड में इस आपदा से 13,000 करोड़ की क्षति पहुंची थी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्षति जो है उत्तराखंड में देखने को मिली थी। वहीं राहत कार्य की बात करें, राहत कार्य में कौन कौन से सम्मिलित हुए थे? 17 जून से राहत कार्य शुरू हुआ। हालांकि काफी वर्षा और काफी जो है बाढ़ के बीच ही राहत कार्य शुरू हुआ। थल सेना, वायुसेना, ITBP के जवान, NDRF, BRO, स्टेट पुलिस, इन सभी ने राहत कार्यों में जो है योगदान दिया था। इस आपदा के कारण यमुनोत्री का मार्ग 103 दिन तक, गंगोत्री का मार्ग 98 दिन तक, जबकि केदारनाथ में 86 दिन तक पूजा अर्चना बाधित रही थी। हालांकि इस आपदा के बाद जो है 1 जुलाई 2013 से नदी तटों के 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। 1 जुलाई से यह प्रावधान जारी किया गया कि नदी तट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या किसी का भवन, किसी का मकान नहीं बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉड्यूल कैसा है? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र DMMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया गया है। किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। प्रत्येक जनपद में एक एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधियों व आपदा न्यूनीकरण निधियों का गठन किया गया है। जागरूकता के लिए भी कुछ फिल्में चलाई गई थी। भूकंप पर आधारित फिल्म थी डांडी काठी की गोद मां। एक क्वेश्चन बन सकता है कि डांडी काठी की गोद मां जो फिल्म प्रदर्शित हुई वह किस पर आधारित थी? तो वो भूकंप पर आधारित थी। इसके अलावा चक्रचाल और भी काफी सारी मूवियां हैं जो भूकंप पर आधारित बनाई गई थी। आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक एक पत्रिका निकाली गई बचाव के लिए आपदा प्रबंधन नाम से। आपदा प्रबंधन को 6 से 10 के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। 6 से 10 की क्लास में जो पाठ्यक्रम है वहां पर जो आपदा प्रबंधन को पढ़ाया जाएगा, यह जो है निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र टोल फ्री नंबर 1070 दिया गया। जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्र टोल संख्या 1077 जो है वो दिया गया। संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा, मसूरी के लाल टिब्बा में एक डॉप्लर रडार जो कि मौसम का पूर्वानुमान जो है वो देता है, वो यहाँ पे स्थापित की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने और भी काफी सारे कदम उठाए थे। एक ऐप बनाया गया, दामिनी ऐप। दामिनी ऐप का जो है वो निर्माण किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया। कब बना था? क्वेश्चन बन सकता है। दामिनी ऐप का संबंध किससे है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। दामिनी ऐप का संबंध जो है वो आपदा प्रबंधन से है। नवंबर 2018 में इसका निर्माण किया गया। क्या होता है इससे? इस ऐप पर GPS लोकेशन के 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए दामिनी आपको पता है ना, विद्युत का जो है वो पर्यायवाची है दामिनी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दामिनी ऐप जो है वो जो है बिजली गिरने का पूर्वानुमान ये बताती है 40 किलोमीटर की परिधि में। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड की जा सकती है। ऐप डाउनलोड कर सकता है कोई भी। इसके अलावा और क्या क्या कदम उठाए गए? हमने जो है NDRF की तर्ज पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसकी तर्ज पर हमने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की स्थापना की थी 21 जुलाई 2013 को। NDRF की
तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया राज्य में 2013 में। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, नदी तट पर निर्माण पर रोक लगा दी गई। 1 जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर जो है रोक लगा दी। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन योजना, राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना एसडीएमपी का गठन किया गया जुलाई 2013 में। इसमें 7 सदस्य होते हैं, जो कि एक समिति है, वो जो है आपदा प्रबंधन की योजना बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो इसमें 7 सदस्य होंगे। प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जो वो एक कोष के तहत जो है आपदा की स्थिति में जो है खर्च कर सकता है। कुछ बड़ी आपदाएं आई थी केदारनाथ के अलावा। भूस्खलन हुआ था, बैनीताल भूस्खलन 1996 में। इसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बैनीताल कहाँ पड़ता है? चमोली में। चमोली के बैनीताल में एक भूस्खलन हुआ था 1996 में। इसमें 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उखीमठ भूस्खलन 1998 में। उखीमठ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में उखीमठ में 1998 में एक भूस्खलन होता है, उसमें 105 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं मालपा भूस्खलन, मालपा कहाँ पड़ता है? धारचूला तहसील में पड़ता है, पिथौरागढ़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 अगस्त 1998 को मालपा भूस्खलन हुआ था। यहाँ पर एक नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था इसमें राहत कार्य के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल यहाँ पर चलाया गया था। टिहरी बांध की जो इंटरनल सुरंग थी, वहां पर भूस्खलन हो गया था 2004 में, जिसमें 29 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मालपा, इसको याद कर लेना। इसके अलावा और भी नैनीताल में भूस्खलन होते रहते हैं। हिल साइड सेफ्टी कमेटी भी बनाई गई थी नैनीताल में भूस्खलन को रोकने के लिए। वो हम पढ़ेंगे, नैनीताल जिला जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट वो वहां पर हो जाता है। वहां पे भी काफी भूस्खलन होता रहता है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए हैं अंग्रेजों के टाइम से। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट भी हैं। राज्य की देश में स्थिति कैसे है? तो उत्तर पश्चिम में है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के क्रम में जो है हमारा उत्तराखंड कहाँ है? तो उत्तर में है, और जो है उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है, इस तरीके से। ठीक है। राज्य की हिमालय में स्थिति, पश्चिम मध्य हिमालय में पहले भी बता चुका हूँ, पहले की क्लास आप देख लीजिएगा। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल व कुमाऊं का भाग कितना है? तो ज्यादा जो क्षेत्र है वो गढ़वाल का है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे 7 जिले हैं और कुमाऊं का क्षेत्र थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 6 जिले हैं। 60.67% जो है गढ़वाल है, 39.33% जो है वो कुमाऊं है। क्षेत्रफल की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर चमोली है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ये टॉप 5 है। वही अगर हम घटते क्रम में पूछे तो यहाँ से जो टॉप 5 आ जाएंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे कम चंपावत का है, फिर रुद्रप्रयाग का, फिर बागेश्वर का, फिर हरिद्वार का। गढ़वाल का द्वार किसे बोलते हैं? गढ़वाल का द्वार बोलते हैं कोट द्वार को। वहीं कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? काठगोदाम को बोलते हैं। हल्द्वानी के पास पड़ता है, नैनीताल जिले में पड़ता है काठगोदाम। ठीक है, काठगोदाम बहुत फेमस है। प्रथम 1884 में जो यहाँ पे प्रथम रेल चली थी। ठीक है। वहीं काठगोदाम की बात करें तो यहाँ पर जो है लकड़ियों का उद्योग संचालित है। काठगोदाम काफी ज्यादा फेमस था प्राचीन काल में व्यापार के लिए। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है, 2 राज्यों को करता है। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यूपी और एचपी। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं 2 जिले, देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करते हैं 3 जिले, उधम सिंह नगर, चंपावत। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन के तौर पर है। चीन को स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है पिथौरागढ़ का। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है पिथौरागढ़ का। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक बॉर्डर जो लगता है वो लगता है यूएस नगर का। आप जानते हो काफी सारे जिले जो है वो टच करते हैं। वहीं सबसे कम बॉर्डर लगता है नैनीताल का, छोटा सा पार्ट लगता है इस तरीके से यहाँ पे। प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री, कहा जाता था बर्फ का घर। हिमाद्री का अर्थ होता है वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रसिद्ध है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, वो है त्रिशूल पर्वत। मैंने बोला था त्रिशूल की के समान इसकी संरचना, इसलिए त्रिशूल पर्वत बोलते हैं। वृहत हिमालय के मूल निवासी भोटिया। राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में देहरादून में जो है 3265.22 mm ये रिकॉर्ड की गई थी। राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है।
सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा गया था। ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी को तीन धुरा कहा जाता है। धुरा मतलब पास यानी कि दर्रे, तो तीन धुरा इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं। राज्यों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो भूस्खलन और बाढ़ है। आप जानते हो बादल फटने से भूस्खलन और बाढ़ दोनों के ही खतरे राज्य में पैदा होते हैं। 16-17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या क्या थी? लगभग 5,700 जो है वो उनकी मृत्यु हुई, और काफी सारे लोग जिनका जो है जिनकी डेड बॉडी भी जो है रिकवर नहीं हो पाई, तो वो लापता में बाद में उनको मृतक ही घोषित कर दिया गया। आपदा में प्रभावित गांव लगभग 4200 गांव जो है आपदा से प्रभावित हुए। 16-17 जून की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम, मैंने आपको बोला आपदा प्रबंधन को 6 से 8 तक जो है पाठ्यक्रम में रखा गया। किस नाम से? डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर, इस नाम से जो है इस आपदा को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है 25 सेक्टर में, ताकि आपदा के टाइम पर आसानी से रिलीफ पहुंचाया जा सके, इसलिए 25 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 जो कि हमारा था उत्तराखंड भौतिक संरचना जलवायु प्राकृतिक आपदा, इसमें मैंने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी पॉसिबल था मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया। इसके लिए हमारे 3 वीडियो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड जो है वो लगी है। आपने अगर पुरानी वीडियो के नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे टीम मेंबर से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए। कहीं पर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत लगती है आप हमें बता सकते हो। मिलते हैं क्लास 4th में, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का परिवहन तंत्र, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।